तो ये जो टेस्ट था उसमें आई एम क्वाइट होपफुल कि आप लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया होगा। ठीक है, मेरा व्यक्तिगत तौर से ऐसा मानना है ना कि इस 20 क्वेश्चंस में कम से कम आप लोगों को 16-17 तो स्कोर करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन का लेवल भी देखिए वैसे ही बढ़ रहा है, सारे बच्चे अभी के समय पढ़ रहे हैं और यही कारण है कि आप लोगों को भी अगर सेलेक्ट होना है तो अच्छे तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। तो अभी तक हम लोगों ने गांधी जी के बारे में कुछ उनके बेसिक डॉक्ट्रीन को जाना, उनके लाइक्स एंड डिसलाइक्स को जाना, उनसे संबंधित कुछ तथ्यों को जाना। और अभी फिलहाल हम लोग बात कर रहे थे कि अद्वैत दर्शन से वो इंस्पायर्ड थे, श्रीमद् भागवत गीता से इंस्पायर्ड थे, जैनियों के दर्शन से वो इंस्पायर्ड थे। और यही कारण है कि 11 जो महाव्रत का वो सिद्धांत देते हैं उनमें से सीधे 5 आपको जैन दर्शन से ही लिए गए हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त एक और किताब है, एक राइटर है जिनका नाम है रस्किन। रस्किन की एक पुस्तक है, ठीक है, एक राइटर रस्किन, उनकी एक पुस्तक है ऑन टू दी लास्ट। ठीक है, एग्जाम में पूछेंगे कि महात्मा गांधी को एक पुस्तक बहुत अच्छी लगती थी विच वाज ऑन टू दी लास्ट, ये किसकी लिखी हुई है? तो इट वाज रिटन बाय रस्किन। ठीक है, अब इस किताब से महात्मा गांधी ने क्या सीखा? इस किताब से उन्होंने सीखा ना कि समाज का कल्याण तब तक संभव नहीं है जब तक समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति का कल्याण नहीं हो। ठीक है, तो आखिरी आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति का कल्याण मतलब ऐसा नहीं हो कि समाज में सारे कुछ लोग मुकेश अंबानी हो जिनके पास की महंगी महंगी कारें हो, ठीक है, अटालिया जैसा आपको बड़ा सा बिल्डिंग हो जिसमें 27-28 फ्लोर के बिल्डिंग में लोग रहे, और दूसरी तरफ ऐसा भी जनसाधारण हो जिसको 2 जून की रोटी का भी जुगाड़ करना मुश्किल हो रहा है। ठीक है, तो रस्किन की यही जो पुस्तक है अनटू द लास्ट, इससे वो इंस्पायर्ड थे। ठीक है, और यहीं से उन्होंने एक अवधारणा का गठन किया जिसको कहा जाता है सर्वोदय। 2 शब्द छुपे हुए हैं, सर्व प्लस उदय। ठीक है, सर्व मतलब ओवरऑल सोसाइटी के जितने भी लोग हैं उन सबका वेलबींग। ठीक है, और उदय, उदय मतलब होता है किसी भी व्यक्ति का डेवलपमेंट, किसी भी व्यक्ति का ग्रोथ। ठीक है, किसी भी व्यक्ति का राइज करना। तो गांधी एक अवधारणा देते हैं जिसको कहते हैं सर्वोदया। सर्वोदया मतलब होता है समाज के सभी लोगों का सभी पक्षों से, ऑल एस्पेक्ट से विकास। ठीक है, तो 3 कीवर्ड हो गए। पहला कीवर्ड कि समाज के सभी लोगों का, ठीक है, दूसरा सभी पक्षों से मतलब नैतिक पक्ष भी हो और आर्थिक पक्ष भी हो, ठीक है, सामाजिक पक्ष भी हो। सामाजिक पक्ष जैसे कि जो भी सामाजिक बुराइयां हैं, जैसे दहेज की प्रथा हो गई, ठीक है, बाल विवाह हो गया, इन सारी चीजों को आप दूर हटाएंगे। आर्थिक मतलब सब लोगों के पास ठीक ठाक से सर्वाइवल के लिए पैसा हो और जो भी आदमी की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, रोटी कपड़ा और मकान, उसके लिए कम से कम सोचना नहीं पड़े, और ये सबके लिए उपलब्ध हो, इस चीज को लेकर के गांधी कंसर्न होते हैं। ठीक है, तो रस्किन की पुस्तक ऑन टू द लास्ट से ये चीजें सीखते हैं। और इसी सर्वोदया से मिलता जुलता एक और आइडियोलॉजी है, वो भी आप लोगों से एग्जाम में पूछ दिया जाता है, विच इज अंत्योदय। हमेशा एग्जाम में ध्यान में देंगे कि अगर सर्वोदया लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो महात्मा गांधी जी की दी हुई अवधारणा है, और अंत्योदया लिखा हुआ है तो ये दीन दयाल उपाध्याय साहेब का है, दीन दयाल उपाध्याय। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय कौन से व्यक्ति हैं? तो हम लोगों ने बात किया हुआ है कि बीजेपी जो 1984 ऑनवर्ड्स 1980 ऑनवर्ड्स जिसका गठन किया गया, इसकी जो पैटर्नल पार्टी रही हुई है वो थी जनसंघ। और जनसंघ के 2 जो सबसे बड़े नेता थे, आरंभिक जो नेता थे, उनमें से एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कश्मीर के लिए 2 आपको झंडे नहीं होने चाहिए, 2 राज्य प्रमुख नहीं होने चाहिए, इन सारे डिमांड्स को लेकर के उनको वहां पर डिटेन करके मारा पीटा गया, जिसके कारण आगे जाकर के बीमार होकर के उनकी मृत्यु हो गई। तभी तो बीजेपी का एक नारा है ना, आप लोगों ने देखा होगा कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है, वो सारा का सारा है। और दूसरे कौन से व्यक्ति? दीनदयाल उपाध्याय। दीनदयाल उपाध्याय की अवधारणा को बोलते हैं अंत्योदय। अंत्योदय मतलब समझेंगे क्या होगा? अंत्योदय मतलब गांधी दीनदयाल उपाध्याय बोलते हैं कि आपको प्रायोरिटाइज करना होगा, आपको प्राथमिकताएं तय करनी होंगी।
प्राथमिकता तय करनी होगी। क्यों प्राथमिकता तय करनी होगी? अगर समाज में अगर 5 लाख टन सोना पड़ा हुआ है तो सबको एक एक टन दे दीजिए, क्या दिक्कत है? लेकिन समाज में जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना, वो लिमिटेड क्वांटिटी में है, उनकी जो संख्या है वो क्या है? सीमित है। ज्योग्राफी में माल्थस का सिद्धांत भी यही बोलता है। तो अगर नेचुरल रिसोर्सेज ही लिमिटेड संख्या में है तो दैट मीन्स कि जब आप इन लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज को, प्राकृतिक संसाधनों को उपयोग में लाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको प्राथमिकताएं तय करनी होगी कि पहले किसको देंगे। ठीक है, हिंदी में वो बोलते हैं ना, एक अनार और 100 बीमार। एक दवा है और 100 बीमार है, तो किसी ना किसी एक मरीज को तो आपको चुनना होगा ना। किसी ना किसी, आर्थिक विकास भी इंपॉर्टेंट है, सामाजिक विकास भी इंपॉर्टेंट है, नैतिक विकास भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन किसी ना किसी एक एस्पेक्ट को पहले चुनना होगा, उसके से संबंधित सरकारी नीतियों का कार्यान्वयन पहले करना होगा। तो दीनदयाल उपाध्याय साहब का मानना था कि भारत जैसे अन्यथा गरीब देश में सबसे पहले प्राथमिकता देनी होगी गरीबों को। गांधी बोलते हैं कि जो अमीर लोग हैं उनका आर्थिक उत्थान की जरूरत नहीं है, उनके पास पैसा रुपया है, और वही जो गरीब आदमी है उसका नैतिक उत्थान करने की जरूरत नहीं है। संभवतः वो गरीब ही इसलिए है क्योंकि वो बहुत ईमानदार है। ठीक है, तो उसको आपको अर्थ बल से, अर्थ धन से आपको कनेक्ट करने की जरूरत है। ठीक है, तो दीनदयाल उपाध्याय बोलते हैं कि नहीं, अब लेट से अगर गांधी के हिसाब से आप चलोगे कि एक ही समय पे सभी लोगों का सभी पक्षों से विकास करने चले जाओगे ना, तो जो अमीर आदमी है उसका नैतिक विकास 4 दिनों के बाद भी होगा तो चलेगा, वो जिंदा रहेगा, वो सरवाइव करेगा। लेकिन कोई भूखा दुखा आदमी है, कोई दीन दुखिया है, कोई गरीब बेचारा है जो 4 दिनों से खाया नहीं है, उसको आप बोलोगे कि रुको 4 दिन बाद तुम्हारा हम विकास करेंगे, तो 4 दिनों में फिर वो यमराज के पास होगा। ठीक है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग में आपको प्राथमिकताएं तय करनी होंगी। और इसीलिए आज के समय में कुछ राजनीतिक विश्लेषक अंत्योदय की अवधारणा को, अंत्योदय करके आपको गवर्नमेंट का एक स्कीम भी है जिसमें अन्न प्रोवाइड किया जाता है गरीब परिवारों को, तो बहुत सारे राजनीतिक विशेषज्ञ क्या करते हैं कि इस अवधारणा को ज्यादा बेहतर भी मानते हैं। ठीक है, हालांकि ये हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि ये सर्वोदय का ही एक संश्लेषित आपको वर्जन है, उसी से आपको निकला हुआ एक वर्जन है। अंत्योदय मतलब दीनदयाल उपाध्याय और सर्वोदय मतलब महात्मा गांधी। ठीक है, इसके अतिरिक्त महात्मा गांधी 7 प्रकार के महापापों की चर्चा करते हैं। महापाप, और 7 प्रकार के महापापों में किन किन चीजों को कंसीडर करते हैं उसको एक बार देखिएगा। धन को, ठीक है, धन को बोलते हैं, लेकिन कैसा धन? काम किए बिना, अगर आप काम नहीं कर रहे हैं, केवल धन आपको, मतलब आप जैसे मुफ्तखोरी कर रहे हैं, सूदखोरी कर रहे हैं, किसी को आप पैसा दे दिए, उससे इंटरेस्ट कमा रहे हैं, या पूंजीपति वर्ग है जो मजदूर वर्ग है उसका शोषण करके आप पैसा कमा रहे हैं, तो इससे बड़ा पाप और कुछ भी नहीं है। ठीक है, सुख या भौतिक सुख, भौतिक सुख, ऐसा सुख जो आपकी अंतर आत्मा को सुख नहीं पहुंचा पाए, ऐसे सुख की भी गांधी निंदा करते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा ना कि आपके जेब में 10 ही रुपया पड़ा हुआ हो, लेकिन उसमें से 1 रुपया किसी को आप डोनेट करके देखिए, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, लगेगा कि चलो भैया हम 1 रोटी कम खाएं, लेकिन मेरा ही 1 रोटी और किसी को मिल गया, तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता है। गांधी अद्वैत की अवधारणा में बिलीव करते ही थे, तो हम उस खाने को खाएं या किसी भूखे दुखे को खिला दिए, दोनों एक ही चीजें हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त गांधी अगला महापाप मानते हैं विज्ञान को, लेकिन ऐसा विज्ञान जो मानवता के काम नहीं आ रहा। तो फॉर एग्जांपल वही एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब का एग्जांपल देख लीजिए कि वो गांधी जी को दुखी होकर के लेटर लिखते हैं कि भाई हम तो सोचे भी नहीं थे कि इक्वल टू mc स्क्वायर से बम बना दिया जाएगा, हम तो सोचे थे कि न्यूक्लियर एनर्जी को हार्नेस करके बिजली बत्ती का हम लोग प्रबंध करेंगे या आगे न्यूक्लियर फील्ड में हम रिसर्च वगैरह करेंगे। ठीक है, अगला चीज जिसको क्रिटिसाइज करते हैं ज्ञान को, ऐसा ज्ञान जो आपके चरित्र का विकास नहीं करे। ठीक है, कहने को तो हाईली पढ़ा लिखा ओसामा बिन लादेन भी था, ठीक है, वो भी इंजीनियर था, लेकिन क्या उसने अपने इंजीनियरिंग का ज्ञान का सदुपयोग किया, या आपको 9/11 में अमेरिका को उड़ाने के लिए किया, ठीक है, या इनोसेंट लोगों को मारने के लिए किया। ठीक है, तो चरित्र के बिना ज्ञान भी आपके लिए बहुत अच्छी चीज नहीं। ठीक है,
अगला गांधी क्रिटिसाइज करते हैं ऐसी राजनीति को जो सिद्धांतहीन हो, ठीक है, जो मोरल वैल्यूज नैतिक मूल्यों से युक्त नहीं हो, ठीक है। इसीलिए कहीं पे हम एक लाइन पढ़ रखे थे, कहीं पे एशे वगैरह में लिखिएगा कि अभी के नेता प्रयास करते हैं सत्ता ग्रहण का, उनका पॉलिटिकल साइंस का ज्ञान बोलता है कि ये किन प्रकार कैसे आप सत्ता ग्रहण कर लें, लेकिन गांधी बात करते हैं सत्याग्रह की, ठीक है। तो गांधी का सत्याग्रह मतलब उनकी जो राजनीति थी वो उच्च नैतिक मूल्यों से युक्त थी, जबकि अभी के नेता सत्ता ग्रहण के लिए मतलब बहुत ज्यादा प्रयासरत रहते हैं। तो अनुप्रास अलंकार है, उससे भी चीजें अच्छी होंगी, ठीक है। तो सिद्धांत विहीन राजनीति की वो बात करते हैं कि भैया ये अच्छी चीज नहीं है। अगला व्यापार, ऐसा व्यापार जो नैतिक मूल्यों से युक्त न हो, ऐसा व्यापार जो नैतिक मूल्यों से ना हो, युक्त न हो, उसको भी वो क्रिटिसाइज करते हैं। और साथ में वो क्रिटिसाइज करते हैं पूजा को, वर्शिप को, ऐसी पूजा जो त्याग के बिना की गई हो, ठीक है। कि पूजा तो हम कर रहे हैं लेकिन मेरा ध्यान इस पे है कि कितनी जल्दी पूजा खत्म हो और उसकी जगह पर कितनी जल्दी हम प्रसाद के नाम पर बहुत सारे मिष्ठानों को कंज्यूम करें, ठीक है। पुराने समय में हिंदुओं की जो सनातन संस्कृति थी उसमें उपवास का महत्व होता था। उपवास मतलब आप अपने इष्ट देवता को एक तरीके से ये इंडिकेट कर रहे हैं कि जो एक भौतिक आवश्यकता है खाना, उसका हम त्याग कर रहे हैं। जो ऋषि मुनि अच्छे कपड़ों का त्याग करके वनों में बैठते थे, ठीक है, इतने प्रकार के वो कष्ट झेलते थे, वो इस चीज को इंडिकेट करता था कि भैया तुम्हारे लिए ये त्याग हम करने के लिए भी सक्षम है, ठीक है। तो ये इनके 7 महापाप थे। आगे देखते हैं। 2 थियोरिस्टों को या 3 थियोरिस्टों को गांधी के साथ अक्सर आपको क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। एक तो गांधी साहब को कंपेयर किया जाता है अंबेडकर जी से, गांधी वर्सेस अंबेडकर। आगे आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि 1909 का मार्लियामेंटो एक्ट आता है। उस एक्ट में सांप्रदायिक आपको क्या किया जाता है, पृथक निर्वाचन प्रणाली का आपको आविष्कार करते हैं अंग्रेज। डिवाइड एंड रूल की ये पॉलिसी थी, फूट डालो और बांटो की उनकी जो नीति थी, उसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए वो अलग से सीटें रिजर्व कर देते हैं और बोलते हैं कि इतनी सीटें मुसलमानों के लिए रिजर्व होगी और इतनी सीटों के ऊपर न सिर्फ केवल मुसलमान लड़ेंगे बल्कि उनके लिए जो मतदाता वर्ग होगा वो भी केवल मुसलमानों का ही होगा, ठीक है। तो 1909 की ये जो डिविसिव पॉलिटिक्स थी, उनकी डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी वो बड़ी सक्सेसफुल हुई। तो उन्होंने सोचा कि बाकी वर्गों पर भी इसको अप्लाई करके देखते हैं। और 1932 में जो ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर था मैकडोनल्ड, वो मैकडोनल्ड कम्युनल अवार्ड लेकर के आता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं सांप्रदायिक पंचायत। उसमें वो बोला कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में हम 71 सीटें दे देंगे कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के तहत, जो डिप्रेस्ड क्लासेस है, जो एससी एसटी कम्युनिटी से आने वाले लोग हैं, इनके लिए। महात्मा गांधी को लगा कि चलो भाई 1909 के समय तो हम नहीं थे, बिकॉज 1915 में ही आए इस देश में, इस पावन धरा पर हम कदम रखे 1915 में, तो ये डिविसिव पॉलिटिक्स तो हम नहीं चलने देंगे। और एक जेल है, यरवदा जेल है आपको पूना में, वहां पर वो आमरण अनशन कर देते हैं। और बोलते हैं अंबेडकर साहब को समझाते हुए कि भाई अंग्रेज तुमको 71 सीट दे रहे हैं ना, हम तुमको 147 नंबर ऑफ सीट्स देंगे, लेकिन संयुक्त निर्वाचन प्रणाली में। मतलब पहले 71 कैसा मिलने वाला था कि जो डिप्रेस्ड क्लास है वही लोग चुने जाएंगे और वोट करने वाले भी जो लोग होंगे वो केवल डिप्रेस्ड क्लास के ही होंगे। जबकि अभी गांधी बोलते हैं कि फॉरगेट 71, डबल से ज्यादा सीटें देंगे, लेकिन यूनाइटेड हिंदू समाज रहना चाहिए, हिंदू समाज में कोई सा भी फूट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी लोग आज के समय में महात्मा गांधी को हिंदुत्ववादी नहीं मानते हैं, उनको एक चीज समझना चाहिए कि वो गीता से इंस्पायर्ड थे। गाय के बारे में गांधी बोलते हैं कि गाय की आंखों में दुनिया भर की करुणा है, ठीक है। तो इस आधार पर भी, और देखिए कि हिंदू समाज को बांटने से बचाने का कितना उन्होंने उपयुक्त तरीका निकाला, ये भी एग्जाम में पूछ देते हैं कि भैया गांधी तो जेल में थे, तो इनके बिहाफ पर साइन किसने किया था, तो मदन मोहन मालवीय साहब ने साइन किया हुआ था अंबेडकर के साथ। और चूंकि पूना में ये सारी कहानी हुई थी इसीलिए इसको
पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। ये सारे फिगर्स आपसे एग्जाम में पूछते हैं, कितनी सीटें अंग्रेजों ने दी, मैकडोनल्ड कौन सा आदमी था, तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, और वही बोलता है कि 71 देंगे, गांधी 147 पर चीजें सेटल करते हैं। ठीक है, तो एक तो ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस गांधी और अंबेडकर के बीच की, भैया दलित समाज क्या वो हिंदू वर्ग का ही, हिंदू समाज का ही अभिन्न पार्ट होगा या नहीं होगा। अंबेडकर साहब की भी चालाकी है कि वो तुरंत एग्री कर जाते हैं। ठीक है, दूसरा, गांधी और अंबेडकर को ऐसे कंपेयर किया जाता है कि अंबेडकर साहब का ऐसा मानना था ना कि जो भारतीय गांव है उनको विकास की मूलभूत इकाई नहीं बनाया जा सकता है, मूलभूत इकाई नहीं बनाया जा सकता है, ये अंबेडकर साहब का मानना था। और वहीं गांधी जी का मानना था कि गांव, हिंद स्वराज, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण की वो बात करते हैं। और विकेंद्रीकरण मतलब हम लोगों को पता है कि जब सत्ता गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचती है तो दैट इज विकेंद्रीकरण। तो विकेंद्रीकरण के हिसाब से भी गांधी जो है वो उसके पक्षधर थे, वहीं अंबेडकर साहब पक्षधर नहीं थे। ठीक है, क्यों नहीं थे? बिकॉज अंबेडकर साहब का कहना था ना कि जो गांव है ना वहीं पर बहुत सारे सोशल एविल, सामाजिक बुराइयां देखने को मिलती है, जैसे जाति व्यवस्था। शहरों में चले जाइए तो लोग एक दूसरे से अपनी जाति नहीं पूछते हैं। होटल में आप खाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं तो नहीं पूछते हैं कि जो प्लेट में आपको खाना मिला हुआ है वो आपसे पहले किस जाति के आदमी ने उसको क्या किया था, आपको उसको खाया था या उसको यूज किया था, या कौन से लोग खाना बना रहे हैं। लेकिन गाँव में, हालांकि अभी के समय में आजादी के 60-70 सालों में तो बहुत कम हुआ है जातिवाद, ठीक है, और इसमें और कमी देखने को मिल रही है, बस जेनजी का इसमें सपोर्ट चाहिए होगा, लेकिन उस समय चीजें थोड़ी अलग रही होंगी। ठीक है, तो गांधी का मानना था कि गांव जो है सो कि वो पूर्णतया विकेंद्रीकृत होने चाहिए, उनका विकास होगा तो देश का विकास होगा। उनका कहना था कि गांव में ही भारत की आत्मा बसती है। और वहीं अंबेडकर आपको ज्यादा से ज्यादा शहरीकरण को बढ़ावा देना चाहते थे। ठीक है, अगला कहां पर कंपेयर किया जा सकता है दोनों लोगों को? अंबेडकर साहब शराबबंदी के पक्ष में नहीं थे। ठीक है, उस समय के बहुत सारे नेता लोग थोड़ा थोड़ा लिकर कंज्यूम भी करते होंगे। ठीक है, लेकिन गांधी का एक स्टेटमेंट है, गांधी बोलते हैं कि हमको दुनिया में एक दिन के लिए भी डिक्टेटर बनाओगे ना, तानाशाह बनाओगे ना, तो जो काम हम करेंगे पहला वो यही होगा कि दुनिया भर में शराबबंदी लागू करेंगे। तो एक ये भी है जिसके आधार पर आप गांधी और अंबेडकर को कंपेयर करते हैं। ठीक है, अब एक कंपैरिजन होता है मार्क्स वर्सेस गांधी। दो मूलभूत शब्द समझेंगे, मीन्स और एंड। ठीक है, क्या? मीन्स एंड एंड। इसी को हिंदी में बोलते हैं साधन और साध्य। अब साध्य और साधन क्या हुआ? जैसे यहां से आपको दिल्ली जाना है तो एक आप व्हीकल यूज करेंगे, साधन। ठीक है, लेकिन क्या आपका ध्यान उस व्हीकल पर होता है या दिल्ली जाने पर होता है? दिल्ली जाने पर होता है। ठीक है, तो किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए जिस भी चीज को हम इस्तेमाल में लाते हैं, पानी दीजिएगा ना, अच्छा, गिव मी अ ब्रेक। तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जिन रास्तों का हम चयन करते हैं, जिन साधनों का चयन करते हैं, उनको बोलेंगे मीन्स, और हमारा जो अंतिम लक्ष्य है उसको हम लोग बोलेंगे एंड। ठीक है, तो मार्क्स और गांधी दोनों लोग समाजवाद में बिलीव करते थे। समाजवाद का मतलब हुआ कि मोर और लेस समाज में अमीर और गरीब के बीच की जो खाई हो वो न्यूनतम हो, और सभी लोगों को जीविकोपार्जन के समान अवसर आपको उपलब्ध हो, सारे लोगों की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक प्रतिष्ठा मोर और लेस सेम हो। लेकिन जो आपको मार्क्स थे ना, वो मीन्स अगर गलत भी है, साधन गलत भी यूज किए जा रहे हैं, तो उसको वो एक्सेप्ट कर लेते थे। उनका मानना था कि मेरा लक्ष्य है समाजवाद। ठीक है, और समाजवाद तक पहुंचने के लिए उनका मानना था कि वो मोनोलिथिक आदमी थे। मोनो मतलब एक, लिथिक मतलब पत्थर, मतलब पत्थर की लकीर की तरह से उनका एकदम मानना था कि समाज में दो ही प्रकार के लोग होते हैं, एक अमीर एक गरीब। हर गरीब आदमी शोषित है और हर जो अमीर आदमी है वो दुष्ट है, वो शोषक है, वो गरीब लोगों का खून चूस रहा है। अब ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कई केसेस में आप देखेंगे ना कि वास्तव में ऐसा होता है कि एक गरीब आदमी है, उसको क्या किया जा रहा है कि अमीर वर्ग के द्वारा शोषण किया जा रहा है,
लेकिन वहीं स्टेशन के पास कभी कभी आप चले जाएंगे, देखेंगे कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कोई काम नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, उनको चाहिए कि भाई ये मुफ्त में लोग आपको कुछ ना कुछ चीजें दे दें, उन्हीं से आपका जीविकोपार्जन चलते रहे। वैसे लोगों को कोई अमीर आदमी शोषण कर ही नहीं रहा है, वो उनमें काम करने की इच्छा ही नहीं है। तो अंबेडकर तो मान रहे हैं कि हर आदमी जो है सो कि हर अमीर आदमी दुष्ट है, लेकिन आप देखेंगे कि अजीम जी प्रेम जी हो गए या टाटा जैसी कंपनियां हो गई, ये बड़े बड़े फिलेंथ्रोपिक काम या मानवता के विकास के बड़े अच्छे अच्छे काम भी करते हैं, जबकि अंबेडकर का मानना था कि नहीं, हर अमीर आदमी दुष्ट होगा, ठीक है। तो मार्क्स बोलते हैं कि मेरा अगर साध्य पवित्र है, मेरा जो एंड है समाजवाद अगर वो अच्छा है, तो उस एंड तक पहुंचने के लिए गलत रास्तों का भी अगर हमको चयन करना पड़े तो उनके चयन से हम नहीं चूकेंगे। वही जो आपको गांधी जी हैं उनका मानना है कि नहीं, हमारा जो साध्य है, जो एंड प्रोडक्ट है, अगर वो पवित्र है तो उसके लिए हमारा जो साधन है वो भी पवित्र होना चाहिए, ठीक है। वो हिंदी में एक मुहावरा होता है ना कि अगर बबूल का बीज बोएंगे तो आम का पेड़ कहां से मिलेगा, ठीक है। तो बोलते हैं कि साधन अगर आपका अच्छा नहीं होगा ना, जैसे मार्क्स बोलते हैं कि अगर गरीब आदमी को हिंसा भी करना पड़े तो करे, तो गांधी बोलते हैं कि हिंसक प्रवृत्तियों से अगर कोई क्रांति लाई जा रही है तो बहुत स्थायी नहीं होगी, क्योंकि फिर एक वर्ग निकलेगा, वो वर्ग फिर दूसरे को सप्रेस करेगा, फिर ऐसे ही क्रांति चलती रहेगी। गांधी राम राज्य की बात करते थे, और राम राज्य में क्या माना जाता है कि गाय और शेर, बकरी और शेर एक ही घाट पर पानी पीते थे, मतलब इतनी सामाजिक समरसता थी, जो सामाजिक आपको सद्भाव था, लोगों के बीच ऊंच नीच का भेदभाव नहीं था। तो इस चीज में भी जानेंगे कि भैया गांधीज्म जो है वो साधन और साध्य दोनों की पवित्रता की बात करता है, लेकिन मार्क्स बोलते हैं कि मेरा साधन अगर मैला कुचैला भी है ना, हम साइकिल पे बैठ के दिल्ली जाएं या हेलीकॉप्टर पे जाएं या रेल से जाएं या मतलब पैदल जाएं, ये मैटर नहीं करता, दिल्ली जाना मैटर करता है, ठीक है। यही कारण है कि दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज में गांधीज्म को जितना आप अच्छा से पढ़ाएंगे, बच्चे पढ़ेंगे, उतना ही वो अहिंसक होंगे, उतना ही वो समाज के भले के लिए काम करेंगे। लेकिन मार्क्सवाद को अगर किसी आदमी ने गलत तरीके से ले लिया ना, तो नक्सली भी बन सकता है। और यही कारण है कि भैया इन दोनों लोगों में अगर आपको बोला जाए कि किसकी अवधारणा उत्कृष्ट है, तो गांधी जी को आप हमेशा क्या करेंगे कि ज्यादा सर्वोच्च बताएंगे, ठीक है। अगला गांधी की एक आइडियोलॉजी जानेंगे। गांधी आदर्श रूप से अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में अपने को अराजकतावादी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एनार्किस्ट, ठीक है। अ मतलब नहीं, राज मतलब राज्य, कोई आदमी रूल कर रहा है, और इसका मतलब कि गांधी बिलीव करते हैं कि आइडियली समाज में कोई सा भी व्यक्ति रूल्स एंड रेगुलेशन, शासक वर्ग होना ही नहीं चाहिए। तो आदर्शात्मक रूप से वो बोलते हैं कि हम अराजकतावादी हैं, आदर्शात्मक रूप से अराजकतावादी है, कोई शासक वर्ग नहीं होना चाहिए। सब लोग अगर बहुत अच्छे हो जाएंगे तो सब लोग अपने से रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन करने लगेंगे, लोग रोड में बाएं तरफ चलेंगे, टाइमली अपना टैक्स दे देंगे, कोई आदमी आपको क्राइम नहीं करेगा, कोई आदमी मर्डर नहीं करेगा, लूट नहीं करेगा। लेकिन गांधी साथ साथ ये भी बोलते हैं कि हमको पता है कि आदर्शात्मक रूप से भले हम अराजकतावादी हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से हमको राज्य के अस्तित्व को स्वीकार करना होगा, क्योंकि अभी तक उतनी अच्छी नैतिक शिक्षा नहीं दी जा रही है जिसके आधार पर हम आदर्श नागरिकों का निर्माण कर पाए हो। तो जिस दिन आदर्श नागरिक हो जाएंगे उस दिन हम अराजकतावादी होंगे, ठीक है। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग व्यवहारिक रूप से हम राज्य के अस्तित्व को स्वीकार भी करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल साहब जब पॉलिटिक्स में नए नए आए थे ना, तो गांधी की इसी लाइन को यूज करते थे कि हम भी गांधी की तरह अराजकतावादी हैं। वो जा करके पोल वोल पे, इलेक्ट्रिसिटी के पोल पे चढ़ के बिजली वगैरह काट देते थे, ठीक है। अगला, गांधी मशीनीकरण की बहुलता के आलोचक थे। याद रखेंगे कि वो मशीनों के आलोचक नहीं थे, लेकिन मशीनीकरण के आलोचक थे, ठीक है। मशीनीकरण को एंडोर्स नहीं करते हैं, लेकिन मशीनों को बोलते हैं कि ठीक है, सर्टेन प्रोडक्शन के लिए, उत्पादन के लिए मशीनें भी आपके रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। तो अब इस चीज को समझेंगे। गांधी बोलते हैं कि देखिए, अगर आप एक्सेसिव यूज करेंगे मशीनीकरण का, तो इसके कारण क्या होगा कि मशीनें रिप्लेस कर देंगी, ठीक है। जैसे पावर लूम ने क्या किया, हैंडलूम को रिप्लेस कर दिया है,
आप हैंडलूम से कपड़े बनाएंगे तो कभी भी एग्जैक्ट रेप्लिका आप नहीं बना सकते हैं उस प्रोडक्ट का, कुछ ना कुछ अंतर होगा। लेकिन पावरलूम से जब आप कपड़े बनाने जाएंगे तो एक एक रेशा, एक एक धागा रेप्लिका आप एकदम कॉपी पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो लॉन्ग रन में वो बोलते हैं कि मशीनों के कारण क्या होगा, मशीनों को खाने के लिए मतलब पेट नहीं होता है, उनकी मूलभूत आवश्यकताएं नहीं होती हैं, उनमें भावनाएं नहीं होती हैं, लेकिन आदमियों में होती हैं। आदमियों को रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। हर काम मशीनों से अगर आप कराएंगे तो इसके कारण बेरोजगारी होगी, लोग भूखे मरेंगे, और इसीलिए अत्यधिक मशीनों को इस्तेमाल में नहीं लाना चाहिए। इसीलिए वो चरखा काट करके उससे सूत वगैरह बना करके वो अपना जीविकोपार्जन करते थे, एक चीज। दूसरा गांधी क्रिटिसाइज कैसे करते हैं, गांधी बोलते हैं ना कि देखिए एक्सेसिव मशीनीकरण आप करेंगे, जैसे हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा हुआ है आधुनिक इतिहास में, कि जो आपको औद्योगिक क्रांति है वो सबसे पहले कहां शुरू हुआ, यूरोप में, और यूरोप में भी इंग्लैंड में। अब औद्योगिक क्रांति के आधार पर क्या हुआ कि जो उत्पादन है वो बहुत बृहत्तर पैमाने पर होने लगा, मास प्रोडक्शन होने लगा। अब मास प्रोडक्शन अगर हो रहा है तो आप क्या करेंगे कि भैया आपके रिक्वायरमेंट तो 5 ही है ना, और अगर आपका 5 ही रिक्वायरमेंट है तो बचा हुआ 95 यूनिट जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं वो मार्केट में आप बेचने ढूंढेंगे, इसके लिए नए नए मार्केट्स आप ढूंढेंगे, और एक तरीके से ये औपनिवेशिकवाद की कॉलोनियों की आप तलाश करेंगे, दूसरे देशों का आप शोषण करेंगे, आर्थिक और सामाजिक शोषण करेंगे। तो इन दो रास्तों से वो क्या करते हैं, मशीनीकरण के आलोचक थे, ठीक है। हालांकि मशीनों को टू सर्टेन एक्सटेंट वो एंडोर्स भी करते हैं, लेकिन हर चीज के लिए मशीनीकरण का सहारा नहीं लेना चाहिए। अगला उनका एक सिद्धांत है जिसको बोलते हैं ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, ट्रस्टीशिप, ठीक है, ट्रस्टीशिप। अब ये ट्रस्टीशिप क्या होता है इस चीज को जानिए। यहां पे भी आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि मार्क्स बोलता है कि हर अमीर आदमी क्या होता है, दुष्ट होता है, ठीक है। जब तक उसको आप मारोगे नहीं वो गरीब आदमी का हक नहीं देगा। लेकिन गांधी बोलते हैं ऐसा नहीं है, जो धन अर्जित करने की कला है ना वो केवल अमीरों को आता है। तो अमीरों को आता है, जैसे कल को आप रिलायंस का सीईओ रोड चलते किसी आदमी को उठा दीजिए, मुकेश अंबानी साहब को रिप्लेस कर दीजिए, देखिए कि वो कंपनी को आसमान से धरती पर ले आके पटक देगा या नहीं पटकेगा। तो इस चीज को तो आपको जानना समझना होगा ना कि जो मुकेश अंबानी साहब है उनको धन को अर्जित करना, धन को अट्रैक्ट करना आता है। लेकिन गांधी बोलते हैं कि किसी भी अमीर आदमी को ये मान करके धन नहीं कमाना चाहिए कि भैया केवल फिजिकल प्लेजर्स में हमको पड़े रहना है, भौतिक सुखों का अत्यधिक उपभोग करना है। आपको ये मानना चाहिए कि ये धन ईश्वर ने आपको दिया हुआ है, प्राकृतिक संसाधनों का ही दोहन करके आप इस धन को अर्जित कर पा रहे हैं। तब आपको क्या करना चाहिए, आपको मंदिर वगैरह के जैसे ट्रस्टी होते हैं ना, ट्रस्टीशिप, तो ट्रस्टी मतलब क्या करते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं न्यासधारिता। ये भी ध्यान रखेंगे, हो सकता है कि न्यास धारिता शब्द दिया हुआ हो, ट्रस्टीशिप नहीं दिया हुआ और न्यास धारिता दिया हुआ। तो न्यास धारिता मतलब हुआ कि ठीक है आप रईस आदमी, आप पैसा वैसा कमा रहे हैं, लेकिन वो पैसा आप ऐसे मत समझिए कि वो आपका पैसा है, मानिए कि वो समाज का पैसा बस आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है, ठीक है। ऐसे कोई व्यक्ति अगर है तो वो अपना अत्यधिक धन हमको ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। एनीवेज, तो गांधी बोलते हैं कि भैया अमीर आदमी को ऐसा मानना चाहिए कि धन जो आपके पास अत्यधिक पड़ा हुआ है उसको भौतिक सुखों के लिए खर्च मत करिए, आप उसको समाज की आपको धरोहर मानिए, और उससे ऐसे काम करिए जिससे अत्यधिक लोगों का भला हो, ठीक है। अत्यधिक लोगों का भला होगा तो चीजें आपके लिए भी बहुत बेहतर होंगी, ठीक है। अगला गांधी के आइडियोलॉजी, जिसको बोला जाता है कि बुढ़ा आदमी हमेशा अहिंसा की बात करता है, ठीक है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। गांधी बहुत प्रैग्मेटिक आदमी थे, बहुत प्रैक्टिकल आदमी थे। हमको लगता है ना कि गांधी से बड़ा व्यवहारिक आदमी कोई नहीं है। जैसे जब असहयोग आंदोलन में चौरी चौरा की घटना होती है तो गांधी को पता था कि अंग्रेज तो गुस्से में है और हम इंडियंस को मारने पीटने का वो बहाना ढूंढ रहे हैं। 1857 में हम लोग आप लोगों को क्या पढ़ाए हैं कि दिल्ली से लेकर के आगरा के मध्य का कोई सा भी ऐसा राजमार्ग के किनारे का रोड नहीं था जिसपे अंग्रेजों ने एक इंडियन को, एक इनोसेंट इंडियन को फांसी नहीं दिया हो। और उस समय ट्रायल थोड़े होता था, लग गया कि ये आदमी विद्रोही है, ये आदमी क्रांतिकारी है, इसको फांसी पे चढ़ाओ। तो 1922 में चौरी चौरा के बाद अंग्रेज भी इंडियंस का फिर से वही हाल कर देते। तो गांधी इसीलिए चौरी चौरा की घटना के बाद तुरंत क्या करते हैं, आंदोलन वापस ले लेते हैं। लेकिन वही जब क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में एक ऑपरेशन जीरो आवर के तहत
ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। अब जनता को समझ में नहीं आता है कि लीडरशिप तो है नहीं, तो हम आंदोलन का संचालन कैसे करें। लोगों को जो समझ में आता है वो काम करते हैं, और इसी क्रम में वो लोग क्या करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, बहुत सारी हिंसक कार्यवाहियां भी होती हैं। अंग्रेज आकर के गांधी से बोलते हैं कि यार तुम तो अहिंसा हिंसा बोलते रहते हो, तो एक पब्लिक अपील जारी करो कि जनता आपको हिंसक गतिविधियों में, तोड़फोड़ की गतिविधियों में नहीं जाए। गांधी बोलते नहीं, इस बार हम नहीं करेंगे। ठीक है, पहला चीज तो हम करेंगे नहीं, और दूसरा हम करेंगे तो जनता मानेगी नहीं। ठीक है, तो गांधी का अहिंसा का क्या कॉन्सेप्ट था उसको देखते हैं। गांधी बोलते हैं कि सत्याग्रह, एक इंग्लिश में वर्ड होता है परसुएशन, ठीक है, परसुएड, ठीक है, तो उसका मतलब होता है किसी को समझाना बुझाना। समझाना बुझाना किस चीज के ऊपर, अपने सत्य के बारे में। आप सामने वालों को ये बताइए कि भाई तुम मेरे देश के ऊपर कब्जा कर रहे हो, मेरे देश से धन का निष्कासन कर रहे हो, बदले में हम इंडियंस को कुछ नहीं दे रहे हो, मार पीट रहे हो, हमारा आर्थिक सामाजिक शोषण कर रहे हो। तो एक तरीके से अहिंसा के द्वारा, आप अहिंसा और सत्याग्रह के द्वारा जो भी आपका शोषक वर्ग है, जो भी आपको प्रताड़ित कर रहा है, मार पीट रहा है, जो अत्याचारी है, उसको एक सत्याग्रही आदमी को क्या करना चाहिए ना, कि मार पिटाई खाते हुए भी, आत्म पीड़ा सहते हुए भी सामने वाले के हृदय परिवर्तन का प्रयास करना चाहिए। बिकॉज उनका मानना है कि अंदर से हर आदमी अच्छा होता है, सबके अंदर मानवीय संवेदनाएं हैं, दया है, करुणा है। किसी भी आदमी के सामने अहिंसात्मक तरीके से कोई आदमी आपको मारे, और आप अहिंसात्मक तरीके से उसके सामने चले जाइए और बोलिए कि भाई आप जो है, हम आपको नहीं मारेंगे, आपको जो करना है करिए, तो दो चार थप्पड़ मारने के बाद सामने वाले को भी लगेगा ना कि भाई ये तो गलत चीज है। ठीक है, ये गलत चीज है, हमको मतलब सामने वाला रिटेलिएट नहीं कर रहा है, अगर प्रतिकार नहीं कर रहा है, तो हमको भी किसी को नहीं मारना चाहिए। तो वो हमेशा शोषक वर्ग के हृदय परिवर्तन की बात करते हैं। उनका मानना था कि डीप डाउन इनसाइड हर आदमी अच्छा होता है। इसीलिए वो बोलते हैं कि पाप से घृणा करिए, पाप से घृणा करिए, लेकिन पापी से मत करिए, बिकॉज उसके अंदर भी वही परमात्मा है, बस उसके अंदर के परमात्मा को आपको जागृत करना है। ठीक है, इसीलिए गांधी का स्टेटमेंट है कि अहिंसा साहसियों का उपागम है, कायरों का नहीं। मतलब आपको कोई मार पीट रहा और बदले में आप रिटेलिएट नहीं करें, ये संभव ही नहीं है। आपके लिए बहुत हिम्मत चाहिए कि सामने वाला आपको मारे पीटे और बदले में आप भी उसके ऊपर हाथ नहीं उठाएं। ठीक है, आज के समय में एक नया हम देख रहे थे कि ट्रेंड आ रखा है, एक जोक वगैरह था कि गांधी जी ने कहा कि जो आपको एक गाल पे थप्पड़ मारे, बदले में आप उसको जाके फूल दो। ठीक है, तो उसी में कुछ कुछ था कि भैया अगर मोदी साहब रहेंगे तो वो बोलेंगे कि फूल जो है सो कि वो मत दो, उसको भी दूसरे गाल पे थप्पड़ मारो। और तीसरा योगी आदित्यनाथ साहब होंगे तो वो बोलेंगे कि फूल, सामने वाला अगर कोई आपको थप्पड़ मारे तो आप उसको फूल दो, लेकिन इंश्योर करो कि उसकी मृत्यु के बाद वो फूल उसके पास पहुंचे। ठीक है, तो बहरहाल वो मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी में भी दिखाया है ना कि गांधी जी बोलते हैं कि बाबू जो तुमको एक गाल पे थप्पड़ मारे ना, उसको तुम कुछ मत करो, कुछ रिटेलिएट मत करो। लेकिन फिर जब दूसरा थप्पड़ भी पड़ जाता है तो मुन्ना भाई को समझ में नहीं आता है कि अब की हम क्या करें। वो बोलते हैं कि गांधी जी ने ये नहीं सिखाया था कि दोनों गालों पे कोई थप्पड़ मारे तो क्या करना है। ठीक है, जोक सपाट, गांधी बोलते हैं कि अहिंसा साहसियों का एक आपको एक एक्ट है, कायरों के लिए नहीं बना है। साथ में वो ये भी स्वीकार करते हैं कि अगर हिंसा और कायरता में से एक को स्वीकार करना पड़ गया ना, अगर हमको बोला गया कि तुम हिंसक होगे या कायर बनोगे, तो वो बोलते हैं कि हम हिंसा को एनी डे ऑप्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन वो बोलते हैं कि अहिंसक होना सबसे बड़ा वीरता का प्रमाण है। ठीक है, तो इतना मोर और लेस उनकी आइडियोलॉजी थी। अगला हम लोगों को जानना चाहिए कि भैया नाइन्थ ऑफ, अब उनकी कार्यविधियां हम लोग देखते हैं कि भारत में उनकी कार्यविधियां क्या रही है। ठीक है, भारतीय राजनीति में उनका प्रवेश। ठीक है, तो पहला चीज जानेंगे, 9 जनवरी 1915 को परमानेंटली वो इंडिया आते हैं, और इसी की याद में अप्रवासी भारतीय दिवस हम लोग मनाते हैं, और हर दूसरे साल इसको मनाया जाता है, हर साल नहीं मनाया जाता है। ठीक है, अगला हम लोगों ने देखा कि अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर वो बोलते हैं कि भाई हम फॉर द टाइम बीइंग किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं ज्वाइन करेंगे, इंडिया को हम घूम घूम करके देखेंगे। ठीक है, अब 1915, अब देखिए 1914 से लेकर के 1918 तक तो
क्या चल रहा था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में चूंकि महात्मा गांधी को कुछ सहयोग अंग्रेजों से मिला हुआ था दक्षिण अफ्रीका में भी, ठीक है, तो उनका अभी भी मानना था और अद्वैत में वो बिलीव करते ही थे कि इंडियन अंग्रेज भी बुरे नहीं है। तो जब भर्ती के लिए जब भारतीय सिपाहियों की कमी हुई तो गांधी ने एक तरीके से इंडियंस को प्रमोट किया कि ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को सेना में भर्ती होना चाहिए, नहीं तो अगर ब्रिटेन हारेगा तो कोई और औपनिवेशिक शक्ति भारत पर कब्जा करेगी और नो वन नोज, हो सकता है कि आने वाली औपनिवेशिक शक्ति ज्यादा बुरी हो। तो उन्होंने एक तरीके से सेना में भर्ती के लिए प्रोत्साहन अभियान चलाया और इसीलिए अंग्रेज उनको बोला जाने लगा रिक्रूटिंग सार्जेंट, ठीक है, भर्ती करने वाला सार्जेंट। सार्जेंट एक पोस्ट होता है जो ये डिसाइड करता है कि भाई आप सेना में जाने के लिए फिट है या नहीं है। भाग मिल्खा भाग में देखेंगे कि वो जो साउथ इंडियन एक्टर हैं प्रकाश राज, संभवतः उन्होंने रोल प्ले किया हुआ है। तो रिक्रूटिंग सर्जेंट किनको कहा जाता था या भर्ती करने वाला सार्जेंट किनको कहा जाता था? गांधी को कहा जाता था। और क्यों? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के समय में इन्होंने अधिक से अधिक भारतीयों को सेना ज्वाइन करने के लिए मोटिवेट किया, ठीक है। इसी बिहाफ पर अंग्रेजों के तरफ से इनको एक उपाधि दिया गया जिसको कहा जाता है केसरे हिंद, ठीक है। ये उपाधि वहां की रानी को भी मिला हुआ है और महात्मा गांधी को भी मिला हुआ है, ठीक है। तो इतनी चीजें जानेंगे। अगला, और फिर असहयोग आंदोलन या जब भी खिलाफत आंदोलन के समय में वो क्या करते हैं कि ये उपाधि वगैरह वो वापस कर देते हैं, ठीक है। इन सारी चीजों को नोट डाउन कर लीजिएगा, ये तो आपके पास सीट रहेगा। अगले में आ जाइए कि 1915 में वो क्या करते हैं ना कि साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं, साबरमती आश्रम। इसीलिए तो उनको कहा जाता है ना साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो ईयर पूछते हैं कि साबरमती आश्रम की स्थापना किस ईयर? 1915। और कहां पे इसको किया गया? तो साबरमती कहां की नदी है? गुजरात की नदी है। इसको स्टैब्लिश किया गया है अहमदाबाद में। इस चीज के ऊपर ध्यान देंगे, ठीक है। अगला जानेंगे कि वहीं पर एक कोचरब क्षेत्र है, कभी कभी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन भी पूछ देते हैं। कोचरब क्षेत्र इंडिया में आके पहला जो आश्रम गांधी जी ने स्टैब्लिश किया था ना वो कोचरब आश्रम था, ठीक है। और फिर इसी को ग्रेजुअली थोड़ा पास में शिफ्ट कर दिया गया, इसको कर दिया गया साबरमती आश्रम, ठीक है। तो इनिशियली जो था वो कोचरब आश्रम था या कोचरब क्षेत्र में स्थापित था, 1915 में स्थापित किया गया था और फिर लेटर ऑन इसको साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया गया और इसीलिए इसको कहा जाता है साबरमती आश्रम। अब इंडिया में इन्होंने पहले 3 छोटे छोटे मूवमेंट में अपनी पैठ बनाई, जिसमें से पहला है चंपारण, ठीक है। याद रखेंगे कोड सिंपली CAK, ठीक है। 3 छोटे मूवमेंट, चंपारण, अहमदाबाद और फिर खेड़ा, ठीक है। तो हम बिहार के लोगों को प्राउड होना चाहिए कि ठीक है महात्मा गांधी जो है ना उनको इंडिया में पहली बार लाइमलाइट किस आंदोलन से मिला? तो हमारे बिहार की भूमि चंपारण से मिला। अब चंपारण में क्या होता था? 3 कठिया प्रणाली प्रचलित थी। 3 कठिया मतलब हर 20 कट्ठे में 3 कट्ठे में कम से कम नील्हे साहबों के लिए, नील्हे साहब ऐसे अंग्रेजों को कहा जाता था जो नील की खेती करते थे, उनके लिए मैंडेटरी था, आपके लिए मस्ट था कि कम से कम 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे में आपको नील की खेती करनी। अब नील की खेती क्यों नहीं लोग करना चाहते थे? ठीक है भाई, हर जगह से पैसा कमाना है तो नील से भी कमा लीजिए, लेकिन नील क्या करता था ना कि वो जमीन की जो उर्वरक शक्ति है उसको नष्ट कर देता था। नील मतलब जैसे कपड़ा नीला किया जाता है, आगे जाकर के इसका एक रिप्लेसमेंट भी यूरोपियन मार्केट में आ गया। उस पौधे का नाम भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है और पता होना चाहिए आपको वो, ठीक है। ये आगे जाकर के कृत्रिम रंगों वगैरह की खोज हो गई, आर्टिफिशियल कलर्स, बट फिर भी अंग्रेजों ने यहाँ पर नील की खेती वगैरह जारी रखी थी, ठीक है। और इसमें करना यही होता था कि 20 कट्ठे में 3 कट्ठे आपके लिए मैंडेटरी है, ठीक है। और नीलहे साहब अंग्रेज क्या करते थे कि भैया आपसे जबरदस्ती खेती करवाते थे। अब 2 रीजन थे जिसके बिहाफ पर किसान डरते थे। पहला तो जमीन की उर्वरक शक्ति को नष्ट कर देता था ये, और दूसरा चीज जान रहे होंगे कि इसके कारण क्या होता था ना
कि भाई आपके पास 20 कट्ठा जमीन है, उसमें सब जगह आप नील की खेती कर लेंगे तो अपने परिवार को खिलाने के लिए अन्न कहां से उत्पन्न करेंगे? कपड़ा तो चलिए बिना रंगा हुआ भी पहन लेंगे, ठीक है, लेकिन आप अपने बेसिक ब्रेड एंड बटर का व्यवस्था कहां से करेंगे? तो यही कारण है कि इन्हीं दोनों रीजंस के कारण यहाँ के किसान परेशान थे, और इन्हीं किसानों में से एक किसान थे राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल कई बार एग्जाम में यह भी पूछता है कि ये किस गांव के मूल निवासी थे, तो एक गांव है मुरली भरहवा। जयप्रकाश बाबू का भी कभी कभी आपसे पूछ देते हैं, उनका सिताब दियारा है, सारण क्षेत्र में, दियारा क्षेत्र में वो पड़ता है। दियारा दो नदियों के बीच का क्षेत्र, सिताब दियारा जयप्रकाश नारायण साहब का, और जो मुरली भरा हुआ है वो राजकुमार शुक्ल का। तो राजकुमार शुक्ल गांधी जी से जाकर के मिलते हैं और बोलते हैं कि आपका बहुत नाम सुने हैं सर, आप जिस तरीके से भारतीयों को अंग्रेजों के अत्याचार से मुक्ति दिलाए दक्षिण अफ्रीका में ना, ठीक वैसे ही आप यहाँ पे भी चले आते तो हमारे लिए बड़ा अच्छा होता। अगला पूछते हैं कि गांधी से मिलते कहाँ हैं? तो 1916 में कांग्रेस का एनुअल सेशन था लखनऊ में, ठीक है, और वहीं पर जाकर के गांधी से वो मिलते हैं और बोलते हैं कि आकर के हमारे यहाँ आंदोलन का आप नेतृत्व कर दीजिए। 1916 लखनऊ सेशन, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? एसी मजूमदार ने, अंबिका चरण मजूमदार ने। 1916 के लखनऊ सेशन में क्या हुआ है? तो मुस्लिम लीग का भी वहीं पर आपको अधिवेशन हुआ है लखनऊ में ही। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ है, और नरम दल और गरम दल के बीच में भी समझौता वहीं पर हुआ है, ठीक है। तो कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग या फिर नरम दल और गरम दल के बीच भी समझौता यहीं पर हुआ है, ठीक है। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग, मतलब मुस्लिम लीग भी आप समझेंगे कि उसका जो एनुअल सेशन था 1916 में कहां हुआ है? लखनऊ में हुआ है, ठीक है। स्प्लिट हुआ था नरम दल और गरम दल के बीच, लास्ट कुछ क्लासेस में हम लोगों ने देखा है, ठीक है। सूरत स्प्लिट इसको बोलते हैं। कौन से व्यक्ति कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो एक दो व्यक्ति रहे हुए हैं, एक घोष रहे हुए हैं, एक बोस रहे हुए हैं, ठीक है। जो बोस व्यक्ति है वो बहादुर है, वो आगे जाकर के एक तरीके से आजाद हिंद फौज के गठन में योगदान देते हैं, रास बिहारी बोस, और दूसरे थे रास बिहारी घोष। तो 1907 सूरत स्प्लिट, ठीक है, सूरत स्प्लिट, नरम दल और गरम दल के बीच विभाजन होता है, और फिर ये लोग यूनाइटेड कहां पर आकर के होते हैं? तो 1916 में लखनऊ में, और वहीं पर मुस्लिम लीग का भी सेशन, तो ये लोग अब आपस में भी समझौता करते हैं और नरम दल और गरम दल भी आपस में मिल जाते हैं। एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट आपने देखा है, जैसे जो कांग्रेस का आरंभिक दौर था उसको बोला जाता है, मोटे तौर पर कहिए तो 1885 से लेकर के 1905 तक के आपको समय को कहा जाता है नरम दल वालों का स्वर्णिम युग, ठीक है। अगला 1906 से लेकर के 1916 तक माना जाता है गरम दल वालों का स्वर्ण युग, ठीक है। उनको पार्टी से निकाल दिया गया 1907 में, लेकिन अभी भी देश में ज्यादा पॉपुलर थे। एक तरीके से बाल गंगाधर तिलक उस समय देश के सबसे प्रतिष्ठित, सबसे सर्वमान्य नेता थे। हम व्यक्तिगत तौर से ऐसा मानते हैं कि बाल गंगाधर तिलक इज टू महात्मा गांधी इज लाइक सचिन तेंदुलकर टू विराट कोहली। आज का जो जनरेशन है वो सचिन तेंदुलकर के क्रेडेंशियल को नहीं समझेगा कि वही ऐसा पहला आदमी था जो ढीठ बन के बोला कि नहीं, विदेशी बॉलरों को मारते हैं, ठीक है। आज के समय में गांगुली ये खेल रहे हैं, कोहली, दैट इज सच अ गुड थिंग, लेकिन इंडियंस के बीच क्रिकेट में कॉन्फिडेंस दिलाने वाले पहले व्यक्ति तेंदुलकर हैं। सिमिलरली गांधी के आने के पहले पॉलिटिकल बैकग्राउंड तैयार किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। उन्होंने एक तरीके से हम लोगों को सिखाया कि अंग्रेजों से डरने का जरूरत नहीं है, स्वराज इज काइंड ऑफ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ठीक है। तो नरम दल का स्वर्ण युग 1905 तक, 1906 से 1916 मोटे तौर पर गरम दल। 1916 के बाद क्या? 1916 के बाद नरम दल गरम दल का कॉन्सेप्ट नहीं रहा, अब उस दौर को कह दिया जाता है गांधीवादी चरण। गांधीवादी चरण या गांधीवादी युग। इसका मतलब कि विपरीत राजनीतिक धारणाओं को भी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, राजनीतिक सिद्धांतों को भी एक साथ लेकर के चलने की गांधी जी में अद्भुत क्षमता रही होगी, ठीक है। तो 1916 में लखनऊ सेशन में आकर के राजकुमार शुक्ल मिलते हैं, मुरली भरहवा के होते हैं, इसको जानेंगे। सरकार जांच के लिए एक समिति बनाती है कि ठीक है, देखते हैं कि किसान क्यों डिमांड कर रहे हैं, और वो जो समिति बनाई जाती है उसके एक सदस्य
खुद महात्मा गांधी जो है वो होते हैं। एक और चीज जानेंगे कि यहीं पर गांधी जी को खाने में जहर दे करके मारने का भी प्रयास किया गया था, और जहर दे करके मारने का जो प्रयास किया गया था इसमें इनकी जान बचाई थी एक व्यक्ति ने जिनका नाम था बतख मिया। ठीक है, तो इनके प्रति भी हम लोगों को आभार व्यक्त करना चाहिए कि गांधी जी को उसी समय मार दिया गया रहता तो भाई कैसे गांधी जी इतने अच्छे अच्छे काम करते हैं। ठीक है, और हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री में क्या पढ़ा हुआ है कि दयानंद सरस्वती एक ऐसे व्यक्ति हैं जब जो उनके पॉलिटिकल राइवल उनकी आवाज को चुप नहीं करा पाए तो जहर दे करके धीरे धीरे खाने में उनके कांच को पीस करके उसका पाउडर पीस करके उनको दिया जाने लगा और फूड पॉइजनिंग से उनको मार दिया गया। ठीक है, तो सरकार जांच के लिए एक समिति बनाती है, बहुत सारी डिमांड्स को किसानों पे मान भी लिया जाता है कि अब फोर्सफुली खेती नहीं करवाया जाएगा, और गांधी को भी एक सदस्य बनाया जाता है उस जांच समिति का। इस चीज को जानेंगे। अगला जानेंगे कि इसी आंदोलन की सफलता के बाद गांधी जी को एक टाइटल मिला महात्मा, और ये टाइटल दिया किसके द्वारा गया है तो रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, इनको गुरुदेव बोल दिया गांधी जी ने और इन्होंने गांधी जी को महात्मा बोल दिया। ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम एक अच्छा सा टाइटल हमको दे दो और बदले में हम भी तुमको एक अच्छा सा टाइटल दे देंगे। ठीक है, अगला पूछते हैं कि इस चंपारण के समय में गांधी जी को कौन से सहयोगी मिले। कोई बड़ा आंदोलन खड़ा होता है तो एक आदमी से थोड़े ना होता है, तो नोट डाउन करेंगे कि यहाँ पर उनको राजेंद्र प्रसाद मिले, जेबी कृपलानी मिले। जेबी कृपलानी टीचर थे। अभी स्टार्टिंग में उन्होंने एक स्टेटमेंट जाना था ना कि जेबी कृपलानी बोलते हैं कि जब हम लाइफ में सबसे सही होते हैं और गांधी सबसे ज्यादा गलत होते हैं तो भी एक्चुअली में गांधी जी हम लोगों से ज्यादा सही होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मिलते हैं महादेव देसाई, मजहरूल हक, बिहार के इतने बड़े नेता हैं, बिहार के गांधी कहे जाते हैं, अनुग्रह नारायण सिंह और नरहरि पारिक। ठीक है, तो लिखने का जरूरत नहीं है, कभी कभी कुछ चीजें बिना लिखे भी जानेंगे। राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई। महादेव देसाई कौन है? गांधी जी के पर्सनल सेक्रेटरी थे। दो सेक्रेटरीज गांधी जी के रहे हुए, एक तो महादेव देसाई, दूसरे प्यारे लाल। मजहरूल हक कौन से व्यक्ति हैं? तो यही आपको जमीन वगैरह देते हैं गांधी जी को बिहार में सदाकत आश्रम स्टैब्लिश करने के लिए। अनुग्रह नारायण सिंह मिले, नरहरि पारिक मिले। ठीक है, तो इस चीज को जान रहे होंगे। महादेव देसाई हमेशा ध्यान रखेंगे कि गांधी जी के निजी सचिव थे, और इवन जो उनकी बुक है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाले भी यही व्यक्ति हैं। ठीक है, 15 अगस्त 1942 को क्या हुआ है ना कि इनकी मृत्यु हो गई है आपको आगा खां पैलेस में। 1942 कौन सा ईयर है? क्विट इंडिया मूवमेंट वाला ईयर है। और हम लोगों ने बात किया कि क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू होने के पहले ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत क्या कर लिया गया था ना कि बहुत सारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, तो आगा खां पैलेस में रखा गया। ये पैलेस कहां पर है? आगा खां पैलेस कहां पर है? पूना में। यहीं पर महादेव देसाई को और गांधी जी की वाइफ कस्तूरबा गांधी जी को डिटेन करके रखा गया था। ठीक है, कस्तूरबा गांधी जी को डिटेन करके रखा गया था। दोनों लोगों की मृत्यु भी वहीं हो गई। ठीक है, गांधी जी ने आगे जाकर के बहुत सारे समाज कल्याण के भी कार्यक्रम चलाए, जैसे वो मैला ढोने की प्रथा के अगेंस्ट थे। तो उन्होंने कहा कि अब जो भी आदमी मतलब 2 नंबर जाएगा, लैट्रिन जाएगा, वो अपना मैला खुद उठा करके उसको साफ करेगा। और गांधी जी की जो वाइफ थी कस्तूरबा गांधी, वो उनकी सच्ची सहयोगिनी थी। हर चीज के ऊपर उन्होंने एग्री किया, लेकिन गांधी जी से उन्होंने कहा कि सर जी ये काम मेरे से नहीं करवाते ना तो अच्छा होता, बट धीरे धीरे वो भी एग्री कर गई। ठीक है, तो याद रखेंगे आगा खां पैलेस में मरे हैं महादेव देसाई और कस्तूरबा गांधी, दोनों लोग। ठीक है, मरे क्या है, शहीद हुए हैं, ज्यादा बेहतर शब्द है। और इन लोगों को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। महादेव देसाई गांधी जी के निजी सचिव, जो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, और साथ साथ गांधी जी के लिए बोला जाता है जैसे भगवान बुद्ध के लिए उनके जो शिष्य थे आनंद थे, वैसे ही महात्मा गांधी जी के लिए उनका आनंद कौन सा व्यक्ति था? तो यही महादेव देसाई थे। आगे जाकर के प्यारे लाल भी इनके आपको क्या होते हैं? सहयोगी होते हैं। ठीक है, तो यहां तक की चीजें हम लोगों ने देखी। फिर अब हम लोग देखते हैं अहमदाबाद मिल प्रकरण को लेकर के। ठीक है, 1917 चंपारण और 1918 की कहानी है अहमदाबाद।
अहमदाबाद मिल प्रकरण। यहां पर क्या हुआ, 1918 में क्या हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कंक्लूड हुआ था, तो उसी के कारण महंगाई चरम दर पर थी, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या कर रखा था कि हम लोगों से केवल लोग कच्चा माल लेकर के जाते थे और वहां से जो भी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होते थे, जो भी उत्पाद होते थे, उनको यहाँ पर बेचते थे। लेकिन वर्ल्ड वॉर के कारण क्या हुआ ना कि डिमांड एंड सप्लाई का ये जो चेन था, इसमें बहुत सारी विकृतियां आ गई। अभी ईरान और अमेरिका युद्ध में आप लोगों ने देखा होगा कि देश में जो तेल की सप्लाई है वो भी कहीं ना कहीं बाधित हुई, और यही कारण है कि एक तो महंगाई चरम पर थी 1918 में, चरम पर थी। दूसरा, उस इलाके में प्लेग फैल गया, तो प्लेग में उस समय गांव के गांव साफ हो जाते थे, काम करने के लिए अब मजदूर नहीं मिल रहे थे, ठीक है, कपड़ा मिलों में। तो मजदूरों ने कहा कि भैया अब हम लोग तभी काम करेंगे जब हम लोगों को महंगाई बोनस मिलेगा और प्लेग का भी बोनस मिलेगा, ठीक है, मतलब सैलरी कुछ बढ़ा करके मिलेगी। मजदूरों ने डिमांड किया कि 50% हमको सैलरी हाइक मिले, और वहीं जो मालिक थे उन लोगों ने बोला कि भाई 20% से ज्यादा तो सैलरी हाइक हम किसी भी कंडीशन में नहीं देंगे, ठीक है। तो गांधी जी की एक महिला मित्र थी जिनका नाम था अनसुईया सारा भाई। वो गांधी जी को रिक्वेस्ट करती हैं कि आ करके सर एक बार इस मैटर को देख लेते हैं ना, तो चीजें आपके लिए बेटर होती, ठीक है। जो अनसुईया सारा भाई थी, उनके एक रिलेटिव थे अम्बालाल सारा भाई और अनसुईया सारा भाई, ये दोनों लोग रिक्वेस्ट करते हैं गांधी जी से। ये महिला बहुत संपन्न थी, सोचिए कि पहले के लोग कैसे होते थे कि संपन्न होकर के ही अपने परिवार के खिलाफ भी वो क्या कर रही हैं कि भैया गांधी जी को इनवाइट कर रही हैं कि आ करके ये जो मेरी फैमिली है मजदूरों को बोनस वोनस नहीं दे रही, उसको एक बार आप देख लेते हैं। तो गांधी जी का मैथ्स अच्छा रहा होगा, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या देखा कि भैया मजदूर बोले थे 50% से एक पैसा कम नहीं, और जो मालिक थे वो 20%। तो गांधी जी बोले कि देखो बाबू, दोनों लोग बैठो और दोनों लोगों को मैथमेटिक्स सिखाते हैं, एक बोल रहे हैं 50%, दूसरा 20% से ज्यादा देने को तैयार नहीं, तो इन दोनों का हम एवरेज कर देते हैं। 70 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा, 35% पे वो क्या करते हैं, समझौता करवा देते हैं कि ठीक है ना, तुम्हारा ना मेरा 35% आप लोग दे देना, ठीक है। इसका क्रेडेंशियल क्या है, तो इसका क्रेडेंशियल ये है कि इसी आंदोलन के समय पर गांधी जी इस देश में पहली बार भूख हड़ताल करते हैं। अंग्रेजों को गांधी की भूख हड़ताल से बड़ा डर लगता था कि बुढ़ा आदमी मर गया तो देश में क्या होगा, ठीक है। जैसे अभी हमने पूना पैक्ट के समय में देखा कि उन्होंने भूख हड़ताल की, या इस समय में भूख हड़ताल की, ठीक है, या आजादी के समय में जो सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे उनको रोकने के लिए भूख हड़ताल की, तो इस सारी चीजों को देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर अहमदाबाद में पहली बार ही इन्होंने क्या किया है, हंगर स्ट्राइक किया है, भूख हड़ताल। यहाँ पे भी इनको कुछ सहयोगी मिले होंगे, तो अनसुईया सारा भाई, अभी हम लोगों ने नाम लिखा, प्लस मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई, ठीक है। मोरारजी देसाई कौन से व्यक्ति हैं, ठीक है। इस देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन से व्यक्ति हैं, फर्स्ट पीएम, जो कांग्रेस से बिलोंग नहीं करते हैं, हालांकि इनिशियली ये भी कांग्रेस में ही थे। तो देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री का नाम पूछा जाए तो मोरारजी देसाई, ठीक है। हालांकि इनिशियली ये कांग्रेस के ही पार्ट थे, लेकिन जब जनता पार्टी की सरकार में इनको सरकार का नेतृत्व करने का मौका मिला तो ये जनता पार्टी के नेता थे, न कि कांग्रेस के थे, ठीक है। कई बार इनको प्रधानमंत्री बनते बनते ये रह गए, ठीक है। हर बार लगता था कि अब ये बनेंगे, तो कभी शास्त्री जी बाजी मार करके लेकर के चले जाते थे, कभी इंदिरा गांधी जी बन जाती थी, बीच में छोटे छोटे 14-14 दिनों के लिए गुलजारी लाल नंदा भी बने हैं, ठीक है। तो बाद में इनको समझ में आया कि भैया प्रधानमंत्री बनना है तो अलग पार्टी का रास्ता चुनना होगा, और देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री यही। अगला चीज जानेंगे कि जो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमिटी है ना, प्रशासनिक सुधार आयोग, इसके अध्यक्ष भी यही होने वाले थे, बल्कि इन्होंने कुछ समय तक काम भी किया हुआ है। तो फर्स्ट एआरसी के ये क्या थे, आपको अध्यक्ष थे, ठीक है। डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट पर थे, मतलब आईसीएस से आते थे, इंडियन सिविल सर्विसेज से आते थे। लेकिन 1930 के समय में क्या हुआ है, कौन सा आंदोलन हुआ 1930 में, नमक आंदोलन, या उसी को बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन।
तो डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट को ये छोड़ देते हैं 1930 में। यहाँ पर अहमदाबाद में अनसुईया साराभाई और इसके अतिरिक्त मोरारजी देसाई। अब लास्ट इनका कंट्रीब्यूशन देखते हैं, उसके बाद फिर से एमसीक्यूज के सवाल आप लोग एक बार बनाइएगा, ठीक है। और इस बार तो कम से कम हम एक्सपेक्ट करेंगे ना बाबू कि 20 में 15 से नीचे लाना, तो भैया आप लोगों का भी थोड़ा बेइज्जती है, मेरा भी बेइज्जती है। एक चीज और ध्यान में रखेंगे, हर चीज पढ़ाया हुआ ही क्वेश्चन में नहीं पूछा जाएगा, आपको इंटेलेक्चुअली अपने को शार्प भी करना होगा। जैसे अगर लास्ट किसी क्लास टेस्ट में हम ऐसे करके पूछें कि भाई इनमें से कौन सा व्यक्ति इनका भगवान बुद्ध का कंटेम्पररी नहीं था, उनका समकालीन नहीं था, अलेक्जेंडर के गुरु का नाम हम आपको लिखवाएं, और अलेक्जेंडर के गुरु का नाम लिखवाने के बावजूद आपको पता होना चाहिए ना कि अलेक्जेंडर 326 बीसी में इंडिया पर अटैक करता है, उस समय तक महात्मा बुद्ध जीवित ही नहीं थे, तो दोनों लोग समकालीन नहीं हो सकते। तो हर चीज नहीं लिखवाया जा सकता है भाई, कुछ अपने प्रज्ञा अपने बुद्धि विवेक का भी इस्तेमाल करेंगे। हमको पता है कि आप लोग हनुमान जी टाइप से, हनुमान जी को ना एक श्राप था कि आप अपने बल विवेक को भूल जाएंगे, आपको याद दिलाना पड़ेगा। तो हमको भी याद दिलाना पड़ता है कि भाई आप बहुत शार्प लोग हैं, आप लोग मेरे से भी ज्यादा शार्प हैं, एंड दैट्स द एग्जैक्ट रीजन दैट यू शुड अचीव एक्सीलेंस, ठीक है। तो बिना बकवास के तीसरे इनके छोटे मूवमेंट की तरफ चलते हैं, जो कि खेड़ा है, ठीक है। ये कब का है? ये भी 1918 का है। चंपारण 1917 है और अहमदाबाद और खेड़ा जो है वो 1918 के। कोड भी आप लोगों को बताएं, बस इतना याद कर लीजिए, सीए के, ठीक है। चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा। यहाँ पर क्या हुआ कि गुजरात के खेड़ा जिले में, ये जगह कहाँ पर है? अहमदाबाद, और ये दोनों जगह गुजरात। गुजराती आदमी थे तो पहले तो गुजरात को देखेंगे ना, वो बिहार गलती से चले आए मतलब थोड़े हुआ कि हर मूवमेंट में आप इन्हीं को घसीट देंगे। गुजरात के खेड़ा में क्या हुआ था कि फसल नष्ट हो गई थी, और फसल नष्ट हो गया मतलब मेरे पास खाने को नहीं है, सरकार को हम भू राजस्व कैसे जमा करके देंगे, और इसी चीज को लेकर के किसानों ने एक आंदोलन खड़ा किया कि इस बार हमारे पास देने को अन्न नहीं है। और इस आंदोलन को मूव किया गया है किसके द्वारा लीड किया गया? तो महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। इसमें एक और कम्युनिटी ने पार्टिसिपेट किया हुआ है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ठीक है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, भारत सेवक दल, मतलब कौन सा आपको समझना है? गोपाल कृष्ण गोखले। और किन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ है? तो विट्ठल भाई पटेल, इनके क्रेडेंशियल आगे हम लोग देखेंगे, और गांधी। मतलब 3 लोगों का कंट्रीब्यूशन था, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, विट्ठल भाई पटेल, और गांधी भी क्या करते हैं कि इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। आगे जाकर के सरदार वल्लभ भाई पटेल इस मूवमेंट से जुड़ते हैं, इंदुलाल याग्निक जुड़ते हैं, और शंकर लाल बैंकर जुड़ते हैं। इन 3 लोगों के नाम भी जानेंगे। इनिशियली सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, फिर विट्ठल भाई पटेल, महात्मा गांधी, ये लोग तीनों लोग शुरू में इसको लीड करते हैं, और आगे जाकर के वल्लभ भाई पटेल हो गए, इंदुलाल याग्निक हो गए, और शंकर लाल बैंकर जैसे लोगों का भी सहयोग यहाँ पर मिलता है, ठीक है। तो यहां तक की चीजें हम लोग रहने देते हैं, जहां हम लोगों ने देखा आरंभिक मूवमेंट। और अगले फिर सेशन में देख रहे होंगे कि भारत के कॉन्टेक्स्ट में किन आंदोलनों को ये लीड करते हैं, और किस तरीके से ऐसे ही 3 स्थानीय मूवमेंट्स को लीड करते करते महात्मा गांधी एक दिन देश के सबसे बड़े सर्वमान्य नेता बन जाते हैं। तो रॉलेट एक्ट वगैरह से हम लोग कहानी देखेंगे, और तब तक के लिए फिर से ये 20 क्वेश्चन लगाइए। हैव अ गुड डे।